Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. तो बात करते हैं आपके पावर वर्ड्स की। एक ऐसा सेशन जहां हम लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और आपको मास्टर बनाते हैं। सिर्फ एक चीज़ आपसे चाहते हैं कि आप रिवीजन करते जाएं, इसमें से किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करके उसको अपना वर्ड ऑफ द डे बना लें और एक ईडियम ऑफ द डे बना लें। तो आज है आपका डे 15 यानी कि 15वां दिन। और चलिए शुरुआत करते हैं 15वें दिन की बहुत अच्छे वर्ड्स के साथ में। तो सबसे पहला वर्ड आपका होने वाला है चाइल्ड। ओके, वैसे चाइल्ड की यदि बात की जाए तो चाइल्ड बड़ा आसान है, हम इसको चाइल्ड जैसा देख सकते हैं। अब बच्चों को आप कैसे डांटते हो, देखो कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको वर्ड्स के डिफरेंसेस बता पाऊँ कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब बच्चे को जो डांटते हैं वो कैसे डांटते हैं, स्कॉल्ड करते हैं, रिब्यूक करते हैं, लेकिन माइल्डली रिब्यूक करते हैं। बच्चे को ज़्यादा डांट दिया तो पता चला मनाना भी खुद ही पड़ रहा है। तो आपने कहा शी चाइल्डेड हर चिल्ड्रन नॉट फिनिशिंग देयर होमवर्क ऑन टाइम। अब बच्चों को डांटा गया होमवर्क काम समय पे ना करने के लिए, तो ये क्या होगा, ये चाइल्ड होगा, मतलब माइल्ड रिब्यूक होगा। डांटना तो है लेकिन बड़े प्यार से डांटना होगा, उसको आप चाइल्ड कहते हैं। अब चाइल्ड के सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, देखो जैसे पहले लिखा है स्कॉल्ड होता है, हमेशा स्कॉल्ड याद करना, ये बेटा एंग्री होता है और लाउड होता है। मतलब कोशिश करेंगे इनके डिफरेंसेस के पता लगाने की। जैसे आप कह सकते हो आपके पेरेंट्स करते हैं, या तो पेरेंट्स आपको डांटते हैं या फिर आपके टीचर्स आपको डांटते हैं, ये तो याद रहेगा भाई। पेरेंट्स और टीचर्स जो आपको डांटते हैं वो स्कॉल्ड कहलाता है, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल मतलब पेरेंट्स का डांटना हो गया या आपके टीचर्स का डांटना हो गया, जोर से चिल्ला के डांटते हैं तो स्कॉल्ड हो जाता है, ठीक है। चाइल्ड मतलब माइल्ड होगा। अच्छा, रिब्यूक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर हम बात करें तो इसका मतलब डिसअप्रूव होता है। मतलब आपके काम को मना कर देना, इनकार कर देना, डिसअप्रूव कर देना। ये जो होता है याद रखेंगे, ये माइल्ड होता है थोड़ा सा, मतलब लाउड नहीं होता, ये कभी भी लाउड नहीं होगा, ठीक है। रैप्रीमेंट को आप कह सकते हो जैसे ऑफिशियल होता है, किसी के किसी काम पे, मतलब काम के लिए कह देना कि तुमसे अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं, ऑफिशियली जो होता है ना, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो रैप्रीमेंट कर देना, ये याद रखना, ठीक है। ये जो एडमोनिश करना होता है ना, इसका मतलब डांटना नहीं होता, इसका मतलब सचमुच में वार्निंग देना होता है कि ठीक से कर लो वरना पिट सकते हो। इट्स लाइक वार्निंग होगा, ठीक है ना। रिप्रोच माने क्या होगा, रिप्रोच रिप्रोच जो होता है बेटा डिसअपॉइंटमेंट होता है, डिसअपॉइंटमेंट के तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। जो किसी रिग्रेट को लेके होता है, रिप्रोज्ड है, यानी कि इसको थोड़ा सा आप अलग कह सकते हो कि डिसअपॉइंट कर देना, रिप्रोज कर देना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंसेस, वैसे अगर मैं एक बात में बात करूं तो इन सबका मतलब डांटना होता है, बस अंतर अलग समझ लो। पेरेंट्स डांटते हैं, जोर जोर से स्कॉल्डेड होगा। रिव्यू कर देना, आपने किसी को डिसअप्रूव कर दिया माइल्डली कि भाई तुम ये कर लो, हमें तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। वर्क प्लेस पे, ऑफिस में रेप्रीमेंट किया जाता है, मीटिंग्स में रेप्रीमेंट किया जाता है। एडमॉनिश करना तो सिर्फ वार्निंग दे देना होता है, ठीक है। प्रेज माने प्रशंसा करना होता है, ये सबसे जनरल टर्म होती है प्रेज की, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सबसे जनरल टर्म होती है। कमेंट जो होता है आप ये समझ लो, ये ऑफिशियल होता है, किसी को किसी काम के लिए कमेंट करना कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। अपलॉड आपने सुना होगा, जैसे कहते हैं ना एप्लॉजन, अपलॉड, इसमें आप देखें तो क्लैपिंग आता है। जब आप क्लैपिंग करते हो तब आप अपलॉड का यूज करते हो। तो क्लैपिंग का मतलब होता है फिजिकली किसी को कमर थपथपाना, शाउट करके किसी को कहना बहुत बढ़िया, ठीक है। अप्रूव कर देना तो बस एग्री हो जाना होता है कि किसी की बात को मान लेना। एनकरेज कर देना होता है कॉन्फिडेंस से भर देना, टू डू समथिंग। तो डिफरेंसेस तो होते हैं लेकिन बहुत अलग अलग नहीं है कि आप बहुत इसको मतलब जाके वाइल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। आसपास में होते हैं लेकिन हाँ होते जरूर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनको थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के साथ याद रख लेना किसको कहाँ यूज करना है। चिरपी मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं बर्ड्स की, तो बर्ड्स क्या करती हैं, बर्ड्स चिर्प करती हैं। और जब आप ये चिर्प करती हैं, वो जो बर्ड्स चहचहाती हैं, वो आवाज़ आपको हमेशा पसंद आती होगी। शायद ही कोई ऐसा कहे कि मुझे बर्ड्स का चहचहाना अच्छा नहीं लगता है। तो करेक्टराइज बाई चेयरफुल एंड लाइवली बिहेवियर होगा, ठीक है, एकदम खुशी वाला। एंड ऑफन अकम्पेन्ड बाई हाई पिच्ड साउंड्स लाइक चिरपिंग। हाई पिच साउंड जैसे चिरपिंग की होती है, जोर जोर से बर्ड्स की आती है, उसको चिरपिंग कहा जाता है। तो डिस्पाइट द रेनी वेदर शी रिमेन्ड चिरपी एंड एंथुजियास्टिक थ्रू आउट द डे। डिस्पाइट द रेनी वेदर, बरसात का दिन होने के बावजूद भी, शी रिमेन्ड चिरपी, वो बड़ी खुश रही, लाइवली रही। एंड एंथुजियास्टिक थ्रू आउट द डे, होता है ना बरसात में हम कहते हैं कहीं नहीं जा सकते, खेल कूद नहीं सकते, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, बट शी वॉज रियली हैप्पी, वो बड़ी चिरपी रही। तो आप इस तरीके से कह सकते हो। इसको मैं अगर बात करूं तो
ये बड़ा आसान याद हो सकता है कि घर में जो बेटियां होती हैं वो अक्सर होते हैं ना शोर शराबा करती हैं, तो कहते हैं ना बेटियां जो होती है वो घर में चहचहाती रहती हैं, वो जो चहचहाना होता है वही चिरपी आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप चेयरफुल कह सकते हो, हैप्पी होगा, लाइवली होगा, मतलब इसका मतलब समझो एंथुजियास्टिक होगा। अपबीट मतलब होता है जब आप यूज़ करते हो ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर के लिए, कोई बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, उसके लिए आप इस वर्ड का यूज़ करते हो। बॉयंट का मतलब क्या होता है? बॉयंट का मतलब होता है लाइट हार्टेड, लाइट हार्टेड बॉयंट होगा। सनी मतलब होता है हैप्पी जॉयफुल, ठीक है। ग्लूमी मतलब धुंधला होता है, इनके थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। ग्लूमी को अगर मैं बात करूं तो ये सैड के लिए यूज किया जाता है कि आज उसका मूड थोड़ा सा ग्लूमी है। अच्छा, वेदर भी ग्लूमी होता है, आपने कभी सुना हो तो वेदर भी ग्लूमी होता है, अगर वेदर ग्लूमी होता है तो वो डिसअपॉइंट होगा, ठीक है। मोरोस माने भी सैड होता है, सॉम्बर सेम होगा। ये जो मेलनकलिक होता है, मेलनकली मतलब ये भी सैड से रिलेटेड होता है कि बड़ा मेलनकलिक प्लॉट है इसका, सैड प्लॉट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आते हैं सॉम्बर। सॉम्बर का मतलब हो जाता है सीरियस, सीरियसनेस के लिए यूज करते हैं। और डाउन कास्ट का मतलब होता है कि आप ऐसा समझो कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको आप डाउन कास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है चंक। चंक क्या होता है? चंक एक टुकड़ा होता है, कहीं यूज किया चंक, एक छोटा सा चंक मुझे मिला है। पैसे के लिए हम कहते हैं एक छोटा सा चंक मिल जाए तो काम चल जाएगा, तो अक्सर सुना होगा कि मनी के लिए कहते हैं चंक ऑफ मनी मिल जाए काम चलेगा। वैसे चंक का मतलब होता है थिक सॉलिड पीस और लंप। ये लंप क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लंप भी टुकड़ा होता है लेकिन ये इरेगुलर शेप वाला होता है, जैसे आप देखते हो ना मिट्टी के, पत्थर के, जो कंक्रीट के होते हैं वो इरेगुलर शेप में होते हैं, वो लंप कहे जाते हैं। स्पेशली व्हेन कट ऑफ ब्रोकन ऑफ फ्रॉम समथिंग लार्जर, मतलब चंक है बड़े में से थोड़ा सा काट लिया गया, वो चंक होगा। ही टुक अ चंक ऑफ ब्रेड एंड डिप्ड इट इनटू द सूप, ठीक है, उसने चंक लिया ब्रेड का, उसको सूप में डिप कर दिया, तो वो कहलाते हैं चंक। चंक मतलब हो जाता है एक टुकड़ा उसका, सूप जो आपका ब्रेड है। अब चंक क्या हो सकता है? देखो पीस होगा। लंप को याद रखेंगे, हमेशा याद रखना इरेगुलर शेप होती है बेस की, इसकी जो शेप होगी वो हमेशा इरेगुलर होगी। ब्लॉक मतलब तो ब्लॉक आसान है। ये जो हंक होता है ये थोड़ा सा बिग होता है, मतलब ब्लॉक तो एक बॉक्स जैसा होता है ना कि ये वाला ब्लॉक काट लिया, ये जो होगा हंक ये थोड़ा बिग होता है, बस बड़ा टुकड़ा होगा, उसको हंक कह सकते हैं। स्लैब मतलब फ्लैट, जो आप टाइल जैसे सरफेस काटते हो उसको स्लैब कहते हैं। होल माने पूरा होगा, इंटायरिटी संपूर्ण होगा, टोटलिटी होगा, कंप्लीटनेस होगा, यूनिटी मतलब एक साथ मिल जाना होगा, एक मत हो जाना, वो यूनिटी होगी। नेक्स्ट बात आती है चर्ण। अब ये चर्ण है, चर्नर है, आपने सुना होगा। चर्ण का मतलब वैसे चर्नर जो होता है वो होता है जिससे दूध निकालते हैं, और चर्ण करना होता है, दूध को मथने को भी चर्ण कहा जाता है। जब दही को मथ के उससे मक्खन निकाला जाता है उस प्रोसेस को भी चर्ण कहते हैं, ठीक है। द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ चर्निंग ऑल्सो यूज टू रेफर टू अ वेसल मशीन यूज फॉर चर्निंग, ठीक है, उसके लिए भी कहा जाता है। तो इसको आप मंथन करना कहते हैं, मंथन करना। अच्छा, अगर आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं तो आप कह सकते हो आई एम चर्निंग, मैं सोच रहा हूं कुछ। द बटर चर्न, द बटर चर्न वॉज अ वाइटल टूल इन मेकिंग होम मेड बटर। जो बटर चर्न आता है ना, वो मथनी जो आती है, ठीक है, वॉज अ वाइटल टूल, वो वाइटल टूल होता है इन मेकिंग होम मेड बटर। होम मेड बटर में तो उसके बिना चला ही नहीं सकते। आप सबने देखा होगा लकड़ी का बना होता था, रस्सियों से चलाया जाता था। श्री कृष्णा में देख लेना, यशोदा चलाती रहती हैं, वो वाला ही है, वैसे सबके घरों में मिल जाता है देखने के लिए, उसको आप चर्न कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए। चर्न का मतलब अगर हम दूसरे तरीके से देखें, मतलब अगर हम परेशानी के तरीके से देखें, तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तो एजिटेशन है दिमाग में। एजिटेशन मतलब बहुत कुछ अपहीवल है। टर्बुलेंस जो होता है वैसे ये तो आप देख सकते हैं, ये तो फिजिकल होता है, नेचर के लिए यूज किया जाता है, जैसे कहते हैं फ्लाइट में कि बहुत टर्बुलेंस है। अपहीवल की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब उतार चढ़ाव होता है, आप ऐसा समझ सकते हो कि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, अपहीवल होगा। स्टीयरिंग होगा आपके मेंटल स्टेट को हिला देना। कोमोशन मतलब हो जाता है इट इज फॉर द नॉइज के लिए होता है कि बहुत ज्यादा शोर शराबा है, कोमोशन है, ठीक है। यहाँ काम होगा, शांति होगी। स्टिलनेस में मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगा। स्टेबिलिटी होगा कि हम मतलब कहीं स्टेबल्ड हैं। ट्रैंक्विलिटी शांत होता है। पीस माने भी शांति इन जर्नल यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सर्क्यूमस्पेक्ट। ये जो सर्क्यूम वर्ड होता है हमेशा याद रखना, इसका मतलब ही किसके लिए होता है? राउंड के लिए होता है। तो सर्क्यूमस्पेक्ट होना सावधान हो जाना, यानी कि अपने आसपास ध्यान से देखते रहना, उसको हम सर्क्यूमस्पेक्ट कहते हैं। जैसे आपने कहा
वेरी और अनविलिंग टू टेक रिस्क, मतलब वेरी है, कॉशियस है, अनविलिंग टू टेक रिस्क, कोई रिस्क नहीं लेगा, उसको आप कह सकते हो सर्कमस्पेक्ट करता है, ठीक है। केयरफुल टू कंसीडर ऑल पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सावधान है और कंसीडर करता है सारी कॉन्सिक्वेंसेस का, कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, तो आप कह सकते हो ना इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या निकलेंगे। रिजल्ट एक तो होता है आउटकम, एक कॉन्सिक्वेंस होगा किसी चीज का परिणाम जब आप बोल रहे होते हो। बिफोर एक्टिंग, जैसे आपने कहा शी वॉज सर्कमस्पेक्ट, वो क्या है, वो सावधान है। इन हर इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली रिसर्चिंग थॉरोली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, हमेशा थॉरोली सर्च करती है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, तो आप उसको सर्कमस्पेक्ट कह सकते हो। ये नेचर आपका भी हो सकता है, आई एम सर्कमस्पेक्ट, यानी कि मैं सर्कमस्पेक्ट हूँ, मैं बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेता हूँ, सोच समझ के डील करता हूँ। इसके वर्ड्स हो सकते हैं कॉशियस, कॉशियस मतलब होता है सावधान। अगर मैं कॉशियस की बात करूँ तो आप कह सकते हो ये तो केयरफुल होता है, ठीक है। अगर प्रूडेंट जो होता है वो होता तो सावधान ही है, लेकिन इसके अंदर आप एक वर्ड लगा सकते हो वाइज, ये बुद्धि के साथ डिसीजन लेता है। ये जो वेरी होता है इसको आप कह सकते हो ये केयरफुल बहुत होता है, यानी कि सावधान होता है, जागरूक जैसा होता है। सेम विजिलेंट हो सकता है, ठीक है, कि विजिलेंट है, चीज़ों को आसपास में बहुत ऑब्जर्व करता है, व्हाट इज गोइंग अराउंड, उसको आप विजिलेंट कह सकते हो। केयरलेस है, बिल्कुल चिंता नहीं करता है। रेकलेस सेम होगा। इम्पल्सिव जो होता है ना, इम्पल्सिव ये थोड़ा सा अलग होता है, ये होता है मतलब डू समथिंग क्विकली विदाउट knowing the consequences, ठीक है, कि बिना कॉन्सिक्वेंसेस को जाने एकदम से कुछ कर देना। इम्पल्सिव, इम्पल्स मतलब होता है सडन आवेग में कुछ कर देना। कॉशियस माने सावधान हो गए, इनकॉशियस। नेग्लिजेंट लापरवाह होता है, नेग्लिजेंट बिल्कुल भी नेग्लिजेंट है, यानी कि आसपास में ध्यान नहीं देता, केयरफुल नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड है सर्क्यूमेंट। अब देखो सर्क्यूम माने वैसे राउंड होगा ना, टू फाइंड अ वे अराउंड, आस पास में कोई जगह पा लेना, एन ऑब्स्टेकल और रिस्ट्रिक्शन टू ओवरकम और अवॉइड बाय क्लेवरनेस और डिसेप्शन, मतलब समझ गए, टू फाइंड अ वे अराउंड कोई रास्ता निकाल लेना, एन ऑब्स्टेकल और रिस्ट्रिक्शन से, टू ओवरकम उसको कैसे ओवरकम किया जाए, अवॉइड किया जाए बाई क्लेवरनेस और डिसेप्शन, क्लेवरनेस से या धोखे से कैसे उससे बचाया जाए। दे अटेम्प्टेड टू सर्क्यूमेंट द सिक्योरिटी मेजर्स बाई हैकिंग इनटू द सिस्टम, उन्होंने अटेम्प्ट किया सर्क्यूमेंट करने का, मतलब रास्ता निकालने का, अंदर घुसने का, द सिक्योरिटी मेजर्स से कैसे जाया जाएगा, बाई हैकिंग इनटू द सिस्टम, सिस्टम में हैकिंग करना, ठीक है। तो भैया आस पास में चीज़ों को देख लेना, वहाँ से रास्ता निकाल देना, सर्क्यूमेंट होगा। सर्क्यूमेंट के सिनोनिम्स हो सकते हैं बाईपास बना लेना, एवेट करना होता है बच के निकल जाना, बच के निकलना, इसको आप लिख सकते हो बच के निकलना, जब कोई बच के निकलता है, ठीक है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है साइड स्टेप कर जाना। डॉज का मतलब भी बेटा यही होता है किसी चीज़ से बच के निकल जाना, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे लिख लो, क्विकली अवॉइड, क्विकली अवॉइड करना किसी चीज़ को, ठीक है। ये जो स्कर्ट होता है इसका मतलब हो गया गो अराउंड, आस पास में घूमना, ठीक है, इसको वहाँ यूज़ करते हैं। फेस सामना करना, कन्फ्रंट सामना करना, अबाइड बाई रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाइड के बाद हमेशा प्रपोजिशन बाई आती है। अबाइड बाई रूल्स का मतलब होता है टू फॉलो स्ट्रिक्टली, किस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करना। एडहेयर टू मतलब रूल से जुड़े रहना। एनकाउंटर होता है सामना कर जाना, एनकाउंटर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है क्लैमर। क्लैमर मतलब होता है कोलाहल, शोर शराबा के लिए क्लैमर का यूज किया जाता है। अ लाउड और कॉन्टिन्यूस नॉइज होगा, टिपिकली मेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स के द्वारा। अ वीमेंट एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर और डिससेटिस्फैक्शन होगा। कोई लाउड नॉइज है, कॉन्टिन्यूस नॉइज है, टिपिकली मेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स, लोग पास में हैं उनसे हो रहा है। वीमेंट एक्सप्रेशन है, वीमेंट मतलब होता है वॉसिफेरस, बहुत जोर से कह देना, ऑफ डिजायर और डिससेटिस्फैक्शन का। द क्लैमर ऑफ द प्रोटेस्टर्स कुड बी हियर्ड फॉर माइल्स, यानी कि जो शोर शराबा था ना प्रोटेस्टर्स का, वो माइल्स तक सुना जा सकता है, यानी कि मीलों तक शोर शराबा हो रहा है, उसको आप क्लैमर कह सकते हैं, ठीक है। क्लैमर कहते हैं, कोलाहल आप कहते हैं। नॉइज आसान वर्ड है, अप्रोर मतलब शोर शराबा होता है। दिन माने नोइजी होता है। रैकेट मैंने आपको बताऊं एक तो टूल जो होता है उसके लिए कहा जाता है, और डोंट मेक
आप ऐसे लिख सकते हो, डोंट मेक अ रैकेट, यहां शोर शराबा मत खड़ा करो, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आउट क्राई मतलब होता है किसी चीज के लिए चिल्लाना बहुत जोर जोर से, ठीक है। साइलेंस शांति होगी, क्वाइट माने शांत होगा, काम होगा। सैरेनिटी तो मेंटल स्टेट के लिए भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना, शांति के लिए। और स्टिलनेस होती है जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, ऐसा आप कह सकते हो, स्टिलनेस है। क्लैंडस्टिन बहुत अच्छा वर्ड है। क्लैंडस्टिन मतलब होता है गुप्त होगा। कैप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटली ऑफन बिकॉज इट इज इलिसिट मतलब होता है इलीगल और अनऑथोराइज्ड। किसी चीज को चुपचाप करना, छुप छुप के करना, गुप्त तरीके से करना, क्योंकि वो इलिसिट है या तो इलीगल है या फिर अनऑथोराइज्ड है। द क्लैंडस्टिन मीटिंग बिटवीन द टू डिप्लोमेट्स वॉज नॉट डिस्क्लोज्ड टू द मीडिया। एक गुप्त मीटिंग हुई थी डिप्लोमेट्स के बीच में, इट वॉज नॉट डिस्क्लोज्ड टू द मीडिया। क्लैंडस्टाइन मीटिंग आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। क्लैंडस्टाइन मार्च होती है आर्मी की, छुप छुप के जो चलती है, ठीक है, कॉमोफ्लेज, वैसे आप यूज करते हो। नेक्स्ट आइए, सीक्रेट हो सकता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोवर्ट एंड ओवर्ट। सी फॉर लिख लो, CLOS, क्लोज होता है छुपा हुआ, और ओ फॉर लिख लेंगे, ओपन होता है उगड़ा हुआ। यानी कि जो छुपा हुआ है वो कोवर्ट है, जो छुपा दिख रहा है सबको वो ओवर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर कवर आपको पता है सरप्टिशियस होता है छुप छुप के किसी काम को करना, और स्टील्थी होता है चुपचाप गुप्त तरीके से। पब्लिक होगा सबको पता है, ट्रांसपेरेंट है सामने सामने दिख रहा है, विजिबल होगा, ओपन माने खुला हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लटर। कितने अच्छे अच्छे से वर्ड है ना, क्लटर, ये तो बोल सकते हो ना, द कलेक्शन ऑफ थिंग्स लाइंग्स अबाउट इन एन अनटाइडी मास। आप घर में पूछे, आपने कहा पूरा रूम क्लटर्ड है, यानी कि सब इधर उधर पड़ा, अस्त व्यस्त पड़ा है, उसको आप क्या कह सकते हो, क्लटर्ड कह सकते हो, क्लटर्ड। द क्लटर ऑफ बुक्स ऑन हिज डेस्क मेड इट डिफिकल्ट टू फाइंड एनीथिंग। उसकी डेस्क पे पूरा क्लटर है, तो आप कह सकते हो, आई हेट क्लटर्ड रूम्स, मुझे क्लटर बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरा जो डेस्क है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, क्लटर्ड नहीं होना चाहिए। तो आप वहाँ क्लटर का यूज करते हैं। देखिए क्या क्या होगा, मैस हो सकता है, जंबल होगा मिला हुआ, कंफ्यूजन होगा, डिसऑर्डर होगा, कैओस होगा। अपोजिट ऑर्डर हो सकता है, नीटनेस होगा, साफ सुथरा क्लीन, टाइडीनेस होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा या ऑर्गेनाइज्ड होगा, अरेंजमेंट होगा। ये सारे वर्ड इसके अपोजिट बन जाएंगे क्लटर के। तो क्लटर बड़ा अच्छा वर्ड है। कोलेसेंस क्या होता है, कोलेसेंस मतलब होता है संगठन, चीजों का जुड़ना। द मर्जर ऑफ डाइवर्स एलिमेंट्स इनटू अ यूनिफाइड होल, यानी कि सबका मर्जर एक बड़ी कंपनी में हो जाना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाना, या बड़ी चीज के साथ मिलके एक यूनिट एक बना देना, अन यूनिफाइड होल बना देना, एक पक्का वो चीज है। द कोलेसेंस ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल स्टाइल्स मेड दिस बैंड यूनिक। जो कोलेसेंस था, जो जुड़ाव था, मतलब संगठन था, ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल स्टाइल्स का, मेड दिस बैंड यूनिक, मतलब इस बैंड के पास ना अलग अलग म्यूजिकल स्टाइल्स हैं, इसीलिए इस बैंड को यूनिक माना गया, क्योंकि ये अलग अलग म्यूजिकल स्टाइल पर काम कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों आपके 10 वर्ड्स, जहां हमने कोशिश की कि इनको कैसे अच्छे से याद किया जाए। आप इसमें से कम 2-3 वर्ड, जैसे कोलेसेंस है, क्लटर है, ऐसे कोई भी वर्ड्स हो, क्लैंडस्टीन बहुत अच्छा वर्ड है, ऐसे वर्ड्स को आप वर्ड ऑफ द डे बना सकते हो। कम से कम 3-4 वर्ड को यूज तो करा करो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, कोलेसेंस के सिनोनिम्स क्या है, फ्यूजन होगा, एमलगामेशन मिलाना होता है, इंटीग्रेशन होगा, यूनियन होगा या कॉम्बिनेशन होगा, अपोजिट सेपरेशन अलग अलग होगा। सेपरेशन की स्पेलिंग याद करते हैं, SEPARATION, अक्सर हम इस ए को लिखते नहीं है। डिसइंटीग्रेशन होगा, डिवीजन होगा, डाइवर्जेंस होगा या पार्टीशन होगा। चलिए अब बढ़ते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ, और बढ़िया बढ़िया से मुहावरे भी सीख लेते हैं। पहला है बैक द क्वेश्चन। बैक द क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, टू रेज अ क्वेश्चन और एज्यूम समथिंग इज ट्रू विदाउट प्रूफ, मतलब कोई क्वेश्चन रेज करना, कुछ ऐसा मान लेना इस जो सच है विदाउट प्रूफ, कि मतलब बैक द क्वेश्चन है, ये मान लिया गया कि ये मतलब सही है। तो आपने कहा हिज आर्ग्यूमेंट्स बैक द क्वेश्चन ऑफ व्हाई वी शुड बिलीव हिम विदाउट एविडेंस, मतलब उसका क्वेश्चन यार, ये तो उसका आर्ग्यूमेंट ये तो क्वेश्चन खड़ा करता है ना, कहते हैं ना ये पर्सन चिन्ह उठाता है, ये पर्सन खड़ा करता है, और व्हाई वी शुड बिलीव हिम विदाउट एविडेंस। तो बैक द क्वेश्चन की हम क्यों ये क्लास देखें, बैक द क्वेश्चन मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, ये रेज करता है, वी शुड नॉट गो विदाउट प्रूफ, हमें बिना प्रूफ इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आप उसको कहते हो कि बैक द क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट बात करें, बैगर बिलीफ और डिस्क्रिप्शन क्या होता है। अब आपको बाहर गए, रोड पे एक बैगर मिला, भिखारी, वो कहता है चलो मैं बताता हूं तुम्हें इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, तुम क्या कहोगे, टू बी अनबिलीवेबल, मैं नहीं मानता, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपने कहा द केओस इन द ऑफिस इज बैगर्स बिलीफ, जो केओस इन द ऑफिस है वो क्या है, बैगर्स बिलीफ है।
आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट, भाई मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, ये तो बैगर्स बिलीव है, इम्पॉसिबल है, अनबिलीवेबल है, इतना क्लटर्ड ऑफिस मैंने कभी नहीं देखा। तो आगे समझ, इतनी क्लटर्ड चीजें ऑफिस में मैंने कभी नहीं देखी हैं। नेक्स्ट आता है बैगर ऑन हॉर्स बैक, घोड़े के ऊपर बैगर बैठा है, कब बैठेगा? अच्छा किसी की लॉटरी लग जाए, ये वही है बैगर ऑन हॉर्स बैक। पहले पैसा नहीं था, ये मत कहना कि लॉटरी तो अमीर आदमी की भी लग सकती है, ठीक है, वो गरीब की भी लग सकती है। तो बैगर ऑन हॉर्स बैक आप ऐसा समझ लो जब मुआवजे का बहुत पैसा मिल गया हो, कहीं से अनएक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी मिल गई हो। अ पर्सन हु बिकम्स स्पॉइल्ड और एरोगेंट आफ्टर सडनली गेनिंग वेल्थ और पावर। आगे समझ, एक ऐसा इंसान जो स्पॉइल्ड हो जाए, बिगड़ जाए, एरोगेंट हो जाए आफ्टर सडनली गेनिंग वेल्थ और पावर, अचानक से वेल्थ और पावर मिलके। तो आपने कहा सिंस विनिंग द लॉटरी he has been acting like a beggar on horseback after winning the lottery। जब से उसने लॉटरी जीती है ना, वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे बैगर ऑन द हॉर्स बैक होता है, समझ गए? लॉटरी मिलने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस में रहता है, कमाया तो कुछ है नहीं, किस्मत चल गई, तो अलग ही कॉन्फिडेंस है, ठीक है, बैगर ऑन हॉर्स बैक होगा। नेक्स्ट है बैले ऑफ द बॉल। बैले ऑफ द बॉल मतलब समझ लो दैट इज फॉर अ गर्ल, ये सुंदर लड़की के लिए हमने यूज कर लिया, और बॉल मतलब काइंड ऑफ डांस होगा, ठीक है, इसको डांस लिख लेंगे। तो बैले ऑफ द बॉल का मतलब हुआ द मोस्ट अट्रैक्टिव और एडमायर्ड वीमेन एट अ सोशल इवेंट। समझ गए? बॉल मतलब डांस का मतलब होता था ब्रिटिशर्स में, मतलब समझो इंग्लैंड में एक कल्चरल फीस्ट था, वहाँ सब लोग आते थे, डांस करते थे, वो सोशल इवेंट होता था, कल्चरल प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो वहाँ बैले ऑफ द बॉल का मतलब समझ गए, सबसे सुंदर सी लड़की, द मोस्ट अट्रैक्टिव और एडमायर्ड वीमेन एट द सोशल इवेंट, जिसे देख के सब कहने बहुत सुंदर है, ठीक है, एलिगेंट है। शी वॉज द बैले ऑफ द बॉल एट द चैरिटी गाला, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, अगर आपने पढ़ा है प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन का, ठीक है, उसमें जो हीरोइन है उसके लिए कहा गया था शी वॉज बैले ऑफ द बॉल, मतलब वो वहाँ पे जो थी सबसे सुंदर दिखाई दे रही थी। तो वहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी लिखा गया है। बेल्ट एंड ब्रेसेस क्या होते हैं? देखो बेल्ट एंड ब्रेसेस समझो, हम अपने प्रोटेक्शन के लिए बेल्ट लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं ना, सेम ब्रेसेस होते हैं कि और ज़्यादा अच्छा करना तो और लॉक्स लगा दिए जाते हैं, ब्रेसेस लगा दिए जाते हैं। अक्सर टीथ को सही करने के लिए ब्रेसेस लगाते हैं, दैट वन टाइप ऑफ अपने लॉक्स लगा लिए समझो। टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन टू एंश्योर समथिंग इज सिक्योर और सर्टेन, मतलब आप कोई किसी झूले पे बैठे हो तो क्या कहते हैं, पहले बैट्स लगाते हैं, फिर ऐसे लॉक्स लगा जाते हैं, उनको ब्रेसेस कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों चीज़ें हैं कि भाई पहले हमने लॉक्स लगा दिए, फिर हमने ब्रेसेस लगा दिए। तो बेल्ट्स एंड ब्रेसेस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस को लेना टू एंश्योर समथिंग इज सिक्योर और सर्टेन। तो आपने क्या दे अप्लाइड अ बेल्ट एंड ब्रेसेस अप्रोच टू द सेफ्टी प्लान, उन्होंने बेल्ट एंड ब्रेसेस लगा रखी हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लगा रखी हैं जिससे कोई भी चीज़ खराब ना हो, बेल्ट एंड ब्रेसेस, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बैंड समवन्स ईयर, किसी के कान खींच लेना, झुका देना। टू टॉक टू समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम यूजुअली अबाउट अ प्रॉब्लम ऑन कंसर्न, कहते हैं ना कि गिव मी योर ईयर, कान इधर तो ध्यान से सुनो। तो ये जब बैंड समवन्स ईयर मतलब किसी के इतना सुनते सुनाना, किसी को बातें बताना, कान झुक जाए उसके बिल्कुल। ही इज ऑलवेज बैंडिंग माई ईयर अबाउट हिज जॉब फ्रस्ट्रेशंस, भाई हमेशा मेरे कान पका देता है, बिल्कुल घंटों अपनी जॉब फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करता रहता है। तो बैंड समवन्स ईयर्स वही होगा। नेक्स्ट है बिसाइड योर सेल्फ, टू बी एक्सट्रीमली अपसेट, एंक्शियस और एंग्री। समझो हमेशा ऐसा होता है ना कि वो हमेशा खुद में ही रहता है, दुखी रहता है, हमेशा खुश रहता है। तो आप ऐसा समझो कि वो हमेशा परेशान है, एक्सट्रीमली है कुछ भी, क्योंकि वो उसके साथ साथ है, उसे ऐसा लगता है इसे देख के कि दुख इसके साथ साथ ही घूम रहा है, परेशानी इसके साथ साथ घूम रही है। बिसाइड योर सेल्फ, समझ गए? बिसाइड माने के बराबर में, और जो बिसाइड्स होता है वो अलग प्रपोजिशन है। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन। क्या होता है बेटा? इन एडिशन। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इनको सेम नहीं मानेंगे, इसका मतलब होता है इन एडिशन, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज मत होया करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ विद वरी व्हेन शी हियर्ड अबाउट द एक्सीडेंट। तो वो क्या थी? बहुत ज़्यादा परेशान थी, चिंतित थी, व्हेन शी हियर्ड अबाउट द एक्सीडेंट, जब उसने एक्सीडेंट के बारे में सुना। नेक्स्ट है बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, हिंदी में कहते हैं डीप ब्लू सी, इधर कुआ उधर खाई। मेरी कंडीशन तो ऐसी हो रखी है, इधर कुआ उधर खाई है, मतलब कहीं तो गिरना ही पड़ेगा। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर देयर आर टू इक्वल बैड ऑप्शंस, ठीक है, दो इक्वल बैड ऑप्शंस ही हैं। ही वॉज बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, इधर लूज हिज जॉब और फेस द कोर्ट केस, या तो जॉब जाएगी या फिर कोर्ट केस फेस करना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो ये क्या है कि इधर कुआ उधर खाई है, बिटवीन द डेवल एंड द डीप ब्लू सी कह सकते हैं,
या बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ों से चल जाएगा काम। बियॉन्ड द पेल का मतलब क्या होता है, टोटल अनएक्सेप्टेबल और अनरीजनेबल होगा। इसको आप ऐसे समझो, ये बेटा जो लेटर है ग्रीक से है, इसका मतलब होता है, वैसे हम तो पेल येलो कह रहे हैं ना, इसका मतलब होता है वुड से रिलेटेड, ठीक है। तो मतलब मान लेते हैं कि वुड का कोई फ्रेम बना हुआ है, घर बना हुआ है, या चार दीवारी हम कह सकते हैं, और आप इसके बाहर हैं, इसका मतलब बियॉन्ड द अनएक्सेप्टेबल और अनरीजनेबल हो, मतलब यू आर नॉट इन द सेफ प्रेमिसेस। तो आपने कहा हिज बिहेवियर एट द मीटिंग वॉज बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल है यानी कि उस चार दीवारी के बाहर है, अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। बियॉन्ड द व्हील क्या होता है, ये तो हम सबको पता है, घूंघट होता है, ठीक है, थिन क्लोथ जो चेहरे पर डाला जाता है। तो ये समझो कि घूंघट में है, और घूंघट का मतलब क्या होता है, एक तो वही हो गया चेहरे के लिए, एक होता है जीवन के घूंघट में है। तो आपने कहा रेफरिंग टू डेथ और द आफ्टर लाइफ, कोई चीज़ आप कहते हो ना घूंघट के पीछे, पर्दे के पीछे, तो जीवन के बाद कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद जीवन है, तो वो कहाँ है, पर्दे के पीछे है, किसी को पता नहीं है, तो बियॉन्ड द वेल है। तो रेफरिंग टू डेथ और आफ्टर लाइफ की हम बात करें, और शी आफ्टर शी पास्ड अवे वी बिलीव्ड शी हैड गॉन बियॉन्ड द वेल, मतलब जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद हमें लगा कि बियॉन्ड द वेल चली गई, या आफ्टर लाइफ, मतलब आफ्टर लाइफ का मतलब जीवन दूसरी जगह कहीं जन्म लिया होगा। हम वही बात करें रेफरिंग टू डेथ और द आफ्टर लाइफ की, या तो मृत्यु कह रहे हैं हम, या फिर हम कह रहे हैं जीवन में चली गई है दूसरे में, ठीक है, उसको कहते हैं बियॉन्ड द वेल। तो ये थे बच्चों आपके लिए सबसे पहले हमारे 10 वर्ड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ कोर्सेज को लेके। हमारे कैप्सूल कोर्सेज आपके लिए लाइव हैं। इंडियन पॉलिटी कैप्सूल कोर्स बाई कासिफ अंसारी, 299 रुपीज़ ओनली। मेरा इंग्लिश का कोर्स है 999 का। मैं आपको बता दूं 33 चैप्टर्स को मैंने कॉम्प्रीहेंसिवली कवर किया है। ग्रामर के सारे चैप्टर्स मिलेंगे, साथ के साथ आपको वोकैब मिलेगी और रीडिंग एबिलिटी मिलेगी। एवरीथिंग इज कवर्ड इन डिटेल्स। कंप्लीट मैथमेटिक्स दीपेंद्र सर का है 999 ओनली। ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का जो कैप्सूल कोर्स है वो अभिषेक सर का है 299 में। और अगर हम हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो कासिफ सर का हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर अभिषेक सर का है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको बनाए गए। ये स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज हैं, इनके साथ आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं टॉपर्स के, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं हर टॉपिक के साथ में, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स आपको मिलते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स टू अटेम्प्ट एग्जाम एंड लर्निंग एनालिटिक्स मिलते हैं आपको, जिससे आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। उससे अलग यदि हम बात करें तो आप टेस्ट सीरीज में भी जा सकते हैं। CDS की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है वो हमारे पास 30 टेस्ट हैं, जो 599 में होगा। UPSC OTA वाला बेटा 20 टेस्ट 499 में है, और 299 में आपको जनरल स्टडीज़ के या फिर इंग्लिश के या मैथ्स के किसी के आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये बेस्ड है लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस है, इंस्टेंट रिजल्ट एंड स्कोर बोर्ड साथ में, ऑल इंडिया रैंकिंग आपको पता चल जाएगी, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स डैशबोर्ड है, टाइम मैनेजमेंट इनसाइट्स इसमें है, डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस है, और अनलिमिटेड प्रैक्टिस अटैम्प्ट्स हैं, जितना चाहो उतना कर सकते हैं। मोबाइल एंड डेस्कटॉप की एक्सेस है आपके पास में, और रेगुलर अपडेट कंटेंट, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हैंड रिटन नोट्स की। अब कुछ बच्चों को होता है नोट्स लेने का बड़ा मन रहता है, नोट्स से पढ़ते हैं, तो आपको CDS के सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे टॉपर्स के 1299 रुपीज़ में सिर्फ, ठीक है। 199 रुपीज़ 1099 में आपको मिल जाते हैं OTA के। अगर आप CDS में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश के हैं या फिर पूरे GS के हैं, या फिर आप चाहते हैं मैथ्स के, तो आपको मिल जाते हैं 599 रुपीज़ में। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, क्रिएटेड बाय एग्जाम टॉपर्स, कंसाइज एंड ईजी टू रिवाइज है, कवर्स फुल सिलेबस होगा, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, क्लियर डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स इनमें बने हैं, टाइम सेविंग है, टॉपर शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स का यूज़ किया गया, ईजी टू रीड हैंड राइटिंग है, और पोर्टेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल वेंचर्स आपके लिए AI पावर्ड प्लानर देता है, जहां आपकी जो सक्सेस का रोड मैप है वो AI से बनाया जाता है, ठीक। स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज मिलते हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ में, मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, ये सब आपको मिल जाता है, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लासेज, स्टे कनेक्टेड, एंड दिस इज द हेल्पलाइन नंबर 7800099699। You can call us, we will be happy to assist you। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।